गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये वीडियो मैं उन स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूं जिनको थ्योरी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आता है। बेसिकली हम लोगों ने थ्योरी सब्जेक्ट्स के नोट्स बनाए हैं बहुत इजी लैंग्वेज में, इंडियन एग्जांपल्स के साथ में। सारे वीडियोस मिलेंगे, फुल कोर्स 4 घंटे के अंदर कवर हो जाएगा। वीडियोस भी ब्रॉडकास्ट फॉर्म में है, मेल और फीमेल 2 वॉइस आपको मिलेगी, डेमो दिखाऊंगा मैं आपको। और बहुत सारे यूट्यूब चैनल मिलेंगे। अगर आपको मेरे को सर्च करना है किसी भी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, अगर आपको आरटीयू से सर्च करना है राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी, तो आरटीयू बाय पुनीत सर लिखेंगे, मैं मिलूंगा आपको। अगर आप आरयू वाले चैनल पे जाएंगे तो आरयू बाय पुनीत सर मिलूंगा। सीबीएसई आरबीएसई के 10-12 के चैनल्स आपको मिल जाएंगे। तो जो भी यूनिवर्सिटी है जिससे रिलेटेड आपका कोर्स है उसको आप सर्च करो, मैं मिलूंगा। और अगर मैं नहीं मिलता हूं तो आप सिलेबस भेज दो, उसके वीडियोस और नोट्स आपको मिल जाएंगे। देखिए मैं आपको डेमो दिखाता हूं किस तरीके से हम लोग के वीडियोस रन करते हैं और नोट्स क्या है। देखो ये नोट्स मिलेंगे आपको बहुत इजी लैंग्वेज में, डेटा वेयरहाउस ये एमबीए का सब्जेक्ट है, जिसके पूरे नोट्स आपको मिल जाएंगे। अमेज़न का एग्जांपल दिखाई दे रहा होगा। अब इसका वीडियो में रन करता हूं, एक बार आप वीडियो देखना किस तरीके से, उसमें इंग्लिश हिंदी दोनों टोन में चलने वाला है वीडियो। एक बार आप देखना ध्यान से। लेकिन इतने सारे डेटा को इस्तेमाल ना कर, आजकल हर तरफ डेटा डेटा डेटा, लेकिन इतने सारे डेटा को इस्तेमाल लायक कैसे बनाया जाए, इसी का एक बड़ा जवाब है डेटा वेयरहाउसिंग। हमारे पास जो जानकारी है वो इसका एक सरल सा परिचय देती है। तो चलिए आज इसी पर थोड़ी गहरी छानबीन करते हैं, देखते हैं इसमें क्या खास है। तो सबसे पहले एकदम बेसिक सवाल, ये डेटा वेयरहाउसिंग आखिर है क्या भला? जैसा कि इस परिचय में लिखा है, ये अलग अलग जगहों से बहुत सारे डेटा को एक जगह लाने, सहेजने और फिर उसे संभालने का एक तरीका है ना? हाँ, बिल्कुल सही कहा। इसे समझने के लिए ना, देखिए इस तरीके से आप लोग को पूरे की पूरे वीडियोस मिलेंगे और ये नोट्स को आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में आपको डाउनलोड करना है। यूनिट 1 मिल जाएगी आपको, वहां से आपको डाउनलोड करनी है। एक लैपटॉप में आप वीडियो चला लो, एक लैपटॉप के अंदर पीडीएफ चला लो, फोन के अंदर चला लो और आराम से पूरे नोट्स के साथ में सिस्टमेटिक वे से पूरा 100% कंप्लीट होगा। अगर आपको पूरा सिलेबस चाहिए वो भी आपको अवेलेबल हो जाएगा, बहुत नॉमिनल 0 प्राइस पे हम लोग दे देंगे। फर्स्ट यूनिट आप डेमो के लिए कंप्लीट करो, सेकेंड यूनिट से लेके पूरा का पूरा सिलेबस आपको मिलेगा, बहुत नॉमिनल 0 प्राइस पे मिलेगा। और एग्जाम टाइम पे 4 घंटे में सिलेबस हो जाएगा आप लोग का। ओके, बेस्ट ऑफ लक। मेरा नंबर आपके पास है, आप यहां से कॉल करके जो भी आपको वीडियोस चाहिए, नोट्स चाहिए, वो अवेलेबल हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अवेलेबल हो जाएंगे। साथ के साथ अगर किसी सब्जेक्ट के वीडियोस नहीं बने हुए, किसी यूनिवर्सिटी के वीडियोस नहीं है, तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर दो, वो यूनिवर्सिटी का सब्जेक्ट और वीडियो सब कुछ बन जाएगा आप लोग का। ओके, बेस्ट ऑफ लक। स्वागत है। आज हम इस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे कि लोग मतलब हम सब चीजें क्यों, कब और कैसे खरीदते हैं। उपभोक्ता व्यवहार के पीछे क्या छिपा है। कोशिश यही है कि खरीदारी के पीछे के मनोविज्ञान और जो सामाजिक दबाव होते हैं उन्हें समझें। बिल्कुल, और ये है भी बड़ा दिलचस्प विषय। इसमें ना हमारी अपनी सोच, पसंद नापसंद से लेकर हमारे आसपास का माहौल, समाज, संस्कृति सब कुछ जुड़ा है। और हाँ, कंपनियों के लिए इसे समझना तो बहुत ही जरूरी है, तभी तो वे ग्राहकों की जरूरतों को बेहतर ढंग से पूरा कर पाएंगे। हाँ, सही कहा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सांस्कृतिक कारक। कहते हैं ना, संस्कृति का असर बहुत गहरा होता है, हमारे मूल्य, हमारे रीति रिवाज। बिल्कुल, जैसे भारत में देखिए, दिवाली पर तोहफे देना एक तरह का रिवाज है। हाँ बिल्कुल। तो इससे त्योहारों पर मिठाइयों की, ड्राई फ्रूट्स की, गिफ्ट हैम्पर्स की बिक्री एकदम बढ़ जाती है। अच्छा। और इसी में एक और बात है, उप संस्कृति। जैसे किसी खास इलाके या धर्म के अपने अलग तौर तरीके होते हैं, खान पान होता है। और आजकल तो एक और चीज दिख रही है, छोटे शहरों में भी पश्चिमी सोच और पारंपरिक पारिवारिक मूल्य, इनका एक मिक्स सा बन रहा है। हाँ, कैसे? तो विज्ञापन वगैरह में भी अब वो हाइब्रिड संदेश ज्यादा चलते हैं, जो दोनों तरह की बातों को मिलाते हों। अच्छा, ये तो हुई संस्कृति की बात। अब आते हैं सामाजिक प्रभाव पर। हमारा परिवार, दोस्त और आजकल तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का बड़ा जोर है। ये तो बहुत बड़ा फैक्टर है। इनका असर कैसे होता है, कोई उदाहरण? अरे कई हैं। जैसे दोस्तों के पास कोई नया फोन देखा तो वैसे ही लेने का मन कर गया, या किसी यूट्यूबर या व्लॉगर ने कहा कि ये स्किन केयर प्रोडक्ट अच्छा है तो हमने खरीद लिया। हाँ, ये तो होता है। ये सब होता है सामाजिक प्रमाण या सोशल प्रूफ की वजह से। हम उन लोगों की सुनते हैं जिन पर हम भरोसा करते हैं या जिनकी तरह हम बनना चाहते हैं। जब समझ नहीं आता क्या करें तो दूसरों को देखकर फैसला ले लेते हैं कई बार। लेकिन इसमें एक पेच भी तो है। आजकल लोग पेड प्रमोशन को लेकर थोड़े सतर्क भी तो हो गए हैं। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। वो भरोसा अब उतना आंख बंद करके नहीं होता, पारदर्शिता जरूरी हो रही है। अच्छा, तो समाज के असर के अलावा
हमारी अपनी निजी बातें, जैसे उम्र है, कमाई है, क्या काम करते हैं, हमारी लाइफस्टाइल, ये सब भी तो असर डालता होगा ना? बिल्कुल डालता है। सोचिए, एक कॉलेज स्टूडेंट है, वो शायद थोड़े ट्रेंडी फास्ट फैशन वाले कपड़े खरीदेगा, सस्ते भी हों। हाँ। वहीं कोई 40-45 साल का प्रोफेशनल है, वो शायद ज्यादा टिकाऊ क्लासिक चीजें देखेगा। सही बात है। और कमाई का फर्क? वो तो है ही। जिसकी आय ज्यादा है वो शायद आईफोन या महंगी गाड़ी ले ले। कम आय वाला बजट स्मार्टफोन या सेकंड हैंड गाड़ी देखेगा। इसी को समझने के लिए तो कंपनियां सेगमेंटेशन करती हैं। मतलब ग्राहकों को उनकी उम्र, आय, पसंद वगैरह के हिसाब से अलग अलग ग्रुप में बांटकर देखती हैं। पर क्या ये बंटवारा असलियत में इतना साफ होता है? मतलब लोग तो बदलते रहते हैं, उनकी जरूरतें बदलती हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। आपने एकदम सही पॉइंट उठाया। ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है। लोग बदलते हैं, इसीलिए कंपनियों को भी लगातार देखते रहना पड़ता है। और यहीं पर मनोवैज्ञानिक कारक भी बहुत अहम हो जाते हैं। मनोवैज्ञानिक जैसे हमारी प्रेरणा, मतलब हमें कोई चीज चाहिए ही क्यों, हमारी धारणा, हम किसी ब्रांड या प्रोडक्ट के बारे में क्या सोचते हैं, हमारा पिछला अनुभव कैसा रहा है उस चीज के साथ, और हमारे विश्वास। अच्छा, जैसे अगर कोई अपनी सेहत को लेकर बहुत जागरूक है, हाँ, तो वो शुगर फ्री या ऑर्गेनिक देखकर ही चीज खरीदेगा। या मान लीजिए किसी ब्रांड की आफ्टर सेल सर्विस बहुत खराब मिली, तो बस वो दोबारा उधर नहीं दिखेगा शायद। यही है अनुभव का असर। और एक बात और, खरीदारी हमेशा एकदम लॉजिकल सोच समझकर नहीं होती। कई बार ये बहुत भावनात्मक होती है, इमोशनल। हाँ, ये तो है। विज्ञापन क्या करते हैं? अक्सर खुशी, सफलता, अपनेपन की भावनाएं जगाते हैं, ताकि हम उस प्रोडक्ट से जुड़ जाएं। बिल्कुल, वो भावनात्मक जुड़ाव बनाने की कोशिश करते हैं, और अक्सर यही जुड़ाव लॉयल्टी बनाता है, सिर्फ तर्क नहीं। तो हमने बात की संस्कृति की, समाज की, व्यक्तिगत कारकों की और मनोवैज्ञानिक कारकों की, लेकिन पैसा, आर्थिक स्थिति, वो कितना मायने रखती है? अरे वो तो बहुत ज्यादा। निश्चित रूप से। किसी की इनकम कितनी है, बचत कितनी है, कर्ज कितना है, और सिर्फ व्यक्तिगत नहीं, देश की आर्थिक हालत कैसी है। अच्छा, देश की हालत भी? हाँ, ये सब खरीदारी के फैसलों पर सीधा असर डालते हैं। जैसे अगर मंदी का डर हो या नौकरी जाने का खतरा लगे, तो लोग बड़ी खरीदारी टाल देंगे, गाड़ी लेना, घर लेना। बिल्कुल। या रोजमर्रा के खर्चों में भी कटौती कर सकते हैं। पेट्रोल महंगा हो जाए तो घूमना फिरना कम कर देंगे। सही बात है। और आखिर में टेक्नोलॉजी, आज के दौर में इसका क्या रोल है? ऑनलाइन रिव्यूज, यूपीआई पेमेंट्स, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट। टेक्नोलॉजी ने तो मतलब पूरा खेल ही बदल दिया है। अब लोग खरीदने से पहले इतनी सारी जानकारी ऑनलाइन देख सकते हैं, दूसरों के रिव्यू पढ़ सकते हैं। हाँ, तुलना करना आसान हो गया है। बहुत आसान। और पेमेंट के तरीके देखिए, यूपीआई, वॉलेट्स, बाय नाउ पे लेटर जैसी चीजें, इनसे भी खरीदारी का तरीका बदला है, आसान भी हुआ है और शायद ज्यादा इम्पल्सिव भी। ये भी हो सकता है। तो अगर हम इन सारी बातों को एक साथ देखें, तो ग्राहक का फैसला किसी एक चीज से तय नहीं होता। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो इन सभी कारकों का एक जटिल जाल सा है। संस्कृति, समाज, व्यक्तिगत हालात, सोच, पैसा, टेक्नोलॉजी, सब मिलकर असर डालते हैं। बिल्कुल सही कहा। ये सारे फैक्टर्स इंटरलिंक्ड हैं, एक दूसरे से जुड़े हैं। कोई एक फैक्टर अकेले काम नहीं करता। जरूरत महसूस होने से लेकर जानकारी जुटाने, विकल्पों को तौलने, खरीदने और फिर खरीदने के बाद कैसा लगा, इस पूरी यात्रा में ये सब साथ साथ चलते हैं। तो आखिर में इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या निकला? यही कि भाई, उपभोक्ता व्यवहार समझना एक पहेली की तरह है जो बदलती रहती है। और कंपनियों को अगर सफल होना है तो उन्हें इन सभी पहलुओं पर लगातार नजर रखनी होगी और उसी हिसाब से अपने उत्पाद, दाम, प्रचार, सब कुछ बदलना होगा। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। हाँ, कि भविष्य में क्या होगा? क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई और हमारे बारे में जो इतना सारा डेटा इकट्ठा हो रहा है, क्या ये सब मिलकर इन पारंपरिक कारकों से ज्यादा ताकतवर हो जाएंगे, या फिर इंसान की भावनाएं, उसके सामाजिक रिश्ते, उसकी संस्कृति ये हमेशा की तरह ही अहम बने रहेंगे? ये वाकई सोचने वाली बात है। इस पर आगे सोचा जा सकता है।